में बात है। मैम प्रणाम। हाँ खुश रहिए बेटा। क्लास शुरू करते हैं हम लोग। जी मैम। हाँ। जैसा कि कल हम लोग अपना चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे कि हमें शोध में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो उपलब्ध करानी चाहिए या होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी हमारे पास समस्याएं आती हैं शोध कार्य करने में। और यदि देखें तो कभी कभी ये भी होता है कि शोध की हमें क्या आवश्यकता है, इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों के सामने आगे चल के आएंगे
कि आप यदि शोध कर रहे हैं और आप इंटरव्यू उसके बाद फेस करेंगे, जाएंगे अपना शोध पत्र लेकर के या शोध ग्रंथ लेकर के, जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह के विचार हो सकते हैं कि आपको इस शोध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल का समय हमारा वैज्ञानिक युग माना जाता है। वैज्ञानिक युग के साथ साथ यदि हम लोग देखें परिदृश्य को अपने सामाजिक, तो ये भी माना जाता है कि हमारा जो युग है वो आध्यात्मिक भी है, वैदिक भी है, सांस्कृतिक भी है, साहित्यिक भी है। ये ठीक है कि विज्ञान इस समय बहुत ही ऊंचाई पर लिए हुए है, तो उसी चीज को हम लोग चाह रहे हैं, चाहे हमारा समाज चाह रहा है, चाहे हमारा विषय चाह रहा है, सभी का विषय चाह रहा है, या हमारा जो कार्य है वो चाह रहा है कि हम किस प्रकार विज्ञान से इसको लेकर के अपना टच करें और हमारा कितना उसमें सहयोगात्मक सफलता मिलती है उसमें, उस कार्य को करने में। यदि हम देखें तो 30-35 वर्षों से यदि एक अनुमान लगा लें कि 30-35, एक मिनट बेटा, एक अनुमानित एक समय जो है माना गया है, एक जो रिटन वर्क है, जो एक लिखा हुआ रूप है कि हमारा शोध का कार्य 30-35 वर्षों से शोध चल रहा है और इस पे कार्य हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, हमारे संगीत का हो या किसी अन्य विषय का हो। तो इसका एक समय जो निर्धारित माना गया है वो 30-35 वर्ष या 40 वर्ष अब रख लीजिए, 40 से 45 वर्ष की शोध का काम जो है वो किया जा रहा है और बहुत ऊंचाई पर उसको ले जाया जा रहा है। उसकी उद्देश्य जो होना चाहिए वो आपका अनुसंधान का जो है उद्देश्य, वो ये ध्यान में रख करके कि आप अपने सामाजिक उपयोगिता जो हो या जो शास्त्रीय संगीत की जो उपयोगिता हो या आपके साहित्यिक की जो उपयोगिता यदि संगीत में है तो उसमें साहित्यिक का या दार्शनिक या फिर जो हमारा ऐतिहासिक भौगोलिक जो भी हमारी उसमें उपयोगिता आ रही है, उन सब चीजों की ऐसा अपने ग्रंथ में रखें, अपने अनुसंधान के कार्य में रखें कि इसकी क्या उपयोगिता है, हम उसमें दर्शा सकें। यदि किसी व्यक्ति विशेष पे है तो उसका व्यवहारिक, चारित्रिक और उसका अन्य जो परिदृश्य रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसके ऊपर आप लोगों का एक अनुसंधान का कार्य होना चाहिए। इस पे कि क्या हम कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही तो पैदा कोई हुआ नहीं था, यदि वो बहुत ऊंचाई पे चला गया, अपने क्षेत्र में कोई कार्य कर लिया तो उसका क्या भागीदारी रहा है, किस प्रकार से उसने अपने आप को उस तरीके का कार्य किया है। यदि हम अपना विषय उस पे लेते हैं तो हमें ये आवश्यकता पड़ेगी लिखने की, या हमारे सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे कि हम किस प्रकार से उसको हम अपने शोध ग्रंथ में दर्शा सकेंगे। और आगे हम लोग यदि शिक्षण संस्थान लेते हैं और अपने अन्य चीजों को लेते हैं तो उसमें भी हमारी चीजें, संगीत उपयोगी जितनी चीजें हैं उनको हमें रखना पड़ता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में यदि देखिए तो संगीत का एक पूर्ण विषय जो एक प्रकार से चल रहा है, संगीत एक पूर्ण विषय के रूप में चल रहा है। एक पहले एक होता था कि पूर्ण विषय क्या है, जैसे इतिहास, भूगोल, दर्शन, अन्य विषय जो हमारे थे उनको ही पूर्ण विषय माना जाता था, लेकिन एक संगीत को भी पूर्ण विषय का दर्जा मिला और उसको भी हमारे विश्वविद्यालय तक ले आया गया, मतलब हायर एजुकेशन तक उसको ले आया गया। हालांकि बीच में ऐसा समय आया है कि हम देख रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में या फिर हाई स्कूल, इंटर में संगीत के छात्र, संगीत के शिक्षा जो है बहुत कमी आ गई है, बहुत कम स्टूडेंट, या कहीं कहीं तो जहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी वो एकदम कम हो गई है या कह लीजिए बंद हो गई है। कहीं हम अपने ही जगह पे जहाँ पे हैं वहां पे भी देखते हैं कि जहाँ पहले कम से कम 30-40 बच्चे होते थे संगीत के, वो अभी ना के बराबर हो गए हैं
और कुछ स्कूलों में तो बंद हो गए हैं। तो ये इसकी क्या वजह है, और इस पे हमारा एक शोध का कार्य चलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा जो है प्राइमरी में तो एकदम ही बंद कर दिया गया, जबकि पहले प्राइमरी से ही संगीत की शिक्षा देने की व्यवस्था थी, और जरूरी नहीं है कि वो शास्त्रीय ही शिक्षा दी जाती हो, वो उपशास्त्रीय के रूप में भी दिया जाता था। तो जो हमारा शोध का कार्य होना चाहिए इस पर भी होना चाहिए, और हम इसको अपने शोध के कार्य का एक अभिन्न अंग के रूप में यदि ले लें, और किस प्रकार से हम उस पर निर्भर रहें, तो हमारा निर्भर होकर के किस प्रकार हम उसको और आगे लेके जा सकते हैं, इस तरह का यदि अपने विचार उसमें रखेंगे, अपने शोध कार्य में रखेंगे, तो हमें आसानी होगी अपना आगे का कार्य करने में। शब्द संस्कृत के हो, शुद्ध धातु से बना हो, या फिर जिसका कह लीजिए अभिप्राय जो किसी विषय या वस्तु या संभावनाओं और या फिर असंभावनाओं की हो, उन सब की जानकारी हमें उस अपने शोध कार्य में रखना होगा। उसका पाश्चात्य तथा उसका भारतीय या फिर जो हमारा चाहे जहाँ का हो, अपने एक प्रदेश का हो या हमारे एक पर्टिकुलर जगह का हो, उसका उस पर क्या प्रभाव है, उसका प्रामाणिक रूप से हमें प्रयुक्त करना पड़ेगा कि किस लिए शोध जो करता है वो किस प्रकार से उसको प्रामाणिक रूप उसका दे पाएगा, अपने अनुभव और अपने चिंतन को भी उसमें निर्णयात्मक रूप में एक तरीके से फाइनली जो कहते हैं उसका क्या वो होगा, वो भी पुट आपको डालना होगा। शोध तो वैसे तो कहते हैं कि शोध का कार्य विवेकपूर्ण और चिंतन का एक तारतम्य या रास्ता है, वो एक प्रकार का है। यदि जैसे पहले ऋषि मुनि थे, वो एक जगह बैठ के अपने चिंतन मनन करते रहते थे, कुछ चीजें नई तभी निकाल के ले आते थे। अभी का समय ये है बहुत भागम भाग का है, तो लेकिन हमें जो भागम भाग की जिंदगी है उसमें भी हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें हर समय अपने विषय को लेकर के सोचना पड़ेगा, उस पे अनुभव अपना भी लेना पड़ेगा, और उसमें निर्णयात्मक जो भी होगा उसको लिखना होगा। उसके लिए आप अपना हर समय विवेकपूर्ण जो है रास्ता अपनाए रहें, लोगों से बातचीत करके, जो पिछले भी हमने लेक्चर में बोला था कि आप अपनी चीजों को बातचीत द्वारा भी चीजों को सामने ले आकर के उस पे कार्य कर सकते हैं। यथासंभव हो तो आप अपने विषय के रूप में जितनी ज्यादा हो सके जो वर्चुअली हो या फिर आमने सामने हो, बातचीत जरूर करें। अपने विषय को लेकर के चिंतन मनन अवश्य करें, अपने विषय को लेकर के पढ़ाई जरूर करें। ठीक है कि हम अभी इलेक्ट्रॉनिक दौर में है, डिजिटलाइजेशन हमारी हर चीजें हो गई हैं, सब कुछ हमारे बुक जो है एक उंगलियों पे चल रही है, जो चीज सर्च करेंगे वो निकल के आएगा। तो उसमें भी हम ये कोशिश करें कि हम हर समय उस पे पढ़ते रहें, उसको निकालते रहें। जैसे एक प्रकार से कह लीजिए कि दही को बहुत मथा जाता है तो मक्खन निकल के आता है, इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, और अपने विषय के प्रति बहुत ज्यादा चिंतन और मनन करना होगा। जो भी आपका विषय रहे उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना पड़ेगा, तभी अत्यधिक लाभप्रद होगा आपके लिए। यथासंभव मूल जो पुस्तकें हैं, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो पांडुलिपियां हैं, जो अनुलिपियां हैं, उनको भी आप लोग कोशिश कीजिए। जो हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल के निकल जाता है और उसका कोई प्रमाणित रूप नहीं मिलता है। तो यदि वो बोल चुका है और आपके दिमाग में कहीं है कि वो व्यक्ति ऐसा बोला था, तो उसको भी आप अपने अनुसंधान के काम में ले आ सकते हैं। उसके ऊपर भी आप सोच विचार करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक नया रूप आपके सामने आ जाती है, निकल के आएगी। कि जे आप किसी की जीवनी पर यदि कोई व्यक्ति है जिसके जीवन पे आप अपना उसके सांगीतिक योगदान या उसके कार्य करने की परंपरा पर या जो भी करते हैं उसके ऊपर करते हैं, तो उसका संभव हो तो साक्षात्कार अवश्य लें। जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का लेना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत योगदान दिए हैं संगीत के क्षेत्र में। वो व्यक्ति अब तो है नहीं, तो मैं कैसे उसका साक्षात्कार लूंगा। उसके लिए एक यही है कि उनसे संबंधित जो लोग हैं
उनके जो भाई बहन पिता पुत्र जो भी हों उनसे बातचीत करके, या उनके शिष्य उनके द्वारा पढ़ाए गए उनसे संबंधित आसपास के लोग, उनका भी आप एक इंटरव्यू के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा आप अपने विषय को परिपूर्ण बना सकते हैं, यदि किसी के जीवन पर आप करना चाहते हैं, अपना शोध, अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका साक्षात्कार अवश्य रखें। वो आपके छोटी-छोटी जो चीजें बताएंगे उनके आसपास के लोग, वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और बहुत ही बढ़िया सा रास्ता निकल के आएगा। कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी। जैसा अभी मैंने बोला कि एक चिंतन का विषय है, एक सोचने का विषय है, एक उस पे गहराई तक जाने का हमारा अनुसंधान का कार्य है। पहले ऋषि मुनि जंगलों में या फिर कहीं तपस्थली जो उनकी होती थी, चाहे वो शिला पे बैठ के करते हो, चाहे वो घरों में बैठ के करते हो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, उनको कोई परेशान नहीं करता था। यदि वो परेशान किसी प्रकार से हो रहा है, तो उसको एक उचित व्यवस्था, यदि राजा महाराजाओं के संरक्षण में है या यदि किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में है, तो उसको ऐसी व्यवस्था दी जाती थी कि उसे कोई परेशानी ना हो, तो वो अपने कार्य को एक ऊंचाई तक ले जाता था। उसके साथ उसके सामने जो निकल के आती थी, उसका जो अपना अनुभव होता था या कोई एक नई चीज निकल के आती थी, वो बहुत ही अच्छी होती थी, और वही हमें शोध कार्य में करने की आवश्यकता होती है। जब हम ध्वनि ध्वनि अंकित या संगीत की लिपिबद्ध या उनके कार्यक्रमों द्वारा समीक्षात्मक एक जो अध्ययन करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने बताया कि हम जो हमारी किताबें हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, शोध ग्रंथ है उस पे, तो उसको यदि हम ध्यान रखते हैं, उस जो हमारी संगीत लिपिबद्ध है, जो नहीं लिपिबद्ध है, जो यदि सिर्फ हमारी शब्द है, मतलब गीत है, उनका स्वरबद्ध नहीं है, यदि वो करना चाहें तो उस पे भी हमारा एक अपना विचार है। हमारी एक छात्रा ने किया भी है, पिछली भी बार मैंने बताया था, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अपना उसके लिपिबद्ध गाने को करके, चाहे वो तुलसीदास जी की हो, सुमित्रा नंदन पंत जी की हो, महादेवी वर्मा जी की हो, तो उसको एक स्वरबद्ध करके आप अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप एक या एक से अधिक विधियों द्वारा एक प्रश्नावली तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने विषय के ऊपर प्रश्न बनाए, किस प्रकार हम अपने विषय के लिए ऐसे चीजें निकाल के ले आए कि आगे की पीढ़ी को रास्ता मिले, आगे की पीढ़ी उसके लिए कुछ करना चाहे, आगे की पीढ़ी उसमें कुछ निकाल के लेके आना चाहे, तो आपके लिए आसानी हो। उसकी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम या तथ्य, जो जानकारी एकत्र करना हो, वो उसी प्रश्नों के माध्यम से निकल के आएगी। ये भी आप अपने लिए बहुत अच्छा एक रास्ता है कि आप अपना जो विषय लिए हैं उस पे एक प्रश्नावली तैयार करें, और प्रश्नावली तैयार करने से आपका रास्ता आसान हो जाएगा, ऐसे कि आप यदि प्रश्न बनाते हैं, 10 प्रश्न बनाते हैं, 50 प्रश्न बनाते हैं, 25 प्रश्न बनाते हैं, तो जब आप किसी के सामने वो प्रश्न लेके जाएंगे तो वो जरूर कुछ उत्तर देगा, यदि वो उस क्षेत्र का है तो। और यदि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो उस विषय में बहुत पारंगत नहीं है, फिर भी वो कुछ ऐसे प्रश्न आप पूछते हैं, कुछ ऐसा उत्तर लेके आता है। एक साधारण सा आदमी भी, जरूरी नहीं है कि वो बहुत पारंगत हो आपके विषय में या अपने विषय में, लेकिन जो हम एक भाषा कह लें, जो लोकल भाषा है, अनपढ़ लोग जो होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया कभी-कभी कोई चीज बोल जाते हैं, वो प्रश्न के आपके उत्तर उससे उनसे भी मिल जाएगा। तो प्रश्नावली जो भी आपके दिमाग में है उसको जरूर तैयार करें, और ये आपके अनुसंधान में बहुत बहुत काम आएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चे अपना कार्य कर लेते हैं, लेकिन उनको यदि कहा जाए कि मास्टर कर लिए हैं, आप रिसर्च कर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर बना दीजिए, तो उनको ये समस्या आती है। तो आगे आप लोगों का काम यही है, टीचिंग में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ये आपको आगे आपका रास्ता आसान करेगी। तो और इसके अलावा जो हमारे
अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे थे प्रश्नावली तैयार करने पे, कि इसके बाद यदि हम चलें, उनके जो हमारे शोधकर्ता हैं, जो हमारे शोध छात्र हैं, उनको उनसे भी, यदि जो जरूरी नहीं कि हमारे बैच के ही जो है उन्हीं बच्चों से हम डिस्कशन करें, जो पहले सीनियर हैं उनसे भी यदि आप लोग बात करें, जो नए आए हैं आपके अभी आएंगे, आगे चल के आप नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो पीछे जो बच्चे आएंगे, तो कुछ बच्चे बहुमुखी होते हैं, बहुत जल्दी चीजों को समझ लेते हैं, तो बातचीत करने से उनसे भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, आपके शोध में कार्य में आसानी हो सकती है आगे करने के लिए। जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो घरों में जाकर के या गुरु के यहाँ जाकर के सीखते हैं, उनसे यदि आप कभी बैठ के बातचीत करें, तो आप संगीत के छात्र हैं, आप शोध कार्य कर रहे हैं इसमें, तो यदि उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके द्वारा जो जानकारी मिलेगी वो एक नई तरीके की जानकारी मिलेगी, जो बाहर के लोग नहीं वहां पहुंच पाते हैं। तो हमें लगता है कि उनसे बातचीत करने से भी जो परिणाम निकल के आएंगे वो आपके शोध कार्य में बहुत ही लाभकारी होगा। जो भ्रामक चीजें हैं वो खत्म हो सकती हैं उनसे बातचीत करके। और यदि आप किसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, तो इस तरह के प्रश्न में उलझे हुए हैं, तो इनसे भी बात करने पे आपका रास्ता सुगम हो सकता है। एक जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा आसपास का माहौल है, जो हमारे लोग हैं, जो इनको ये पता है कि ये व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, ये व्यक्ति शोध का कार्य कर रहा है, तो उनसे आप जब कभी मिलते हैं और उनके अपने विषय को के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस तरह के भी प्रश्न आप बनाएं और उसको लिखें, और अपने उसमें उनका क्या, यदि कोई प्रश्न आप पूछ बैठते हैं और वो कोई जवाब देते हैं, तो वो जवाब आपके लिए कितना लाभकारी होता है, इस पर भी आप अपने चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से, यदि कह लें तो जो मेथड होता है सिस्टमैटिक, उसको कर सकते हैं, उसमें अपना काम आगे एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब हम अपना शोध कार्य करते रहते हैं, तो एक चीजें आती हैं कि हम जहाँ अपना विषय लेकर के जाते हैं, जहाँ यदि हम खुद कर रहे हैं अपना काम, तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी जगह लेके जाते हैं जिनको उस शब्द के बारे में, उस स्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो उस चीज को बता पाते हैं। एक जो कह लें कि दोष आ जाता है कभी कभी, जब हम अपने अपने अनुसार लिखते हैं, और जब हम बाहर जा करके उनसे लिखवाते हैं, तो वहां पर एक चीजें आती हैं जो हमारी सही रूप से सामने नहीं आती। ये एक संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमें परेशान करने वाली चीज होती है। तो इसके लिए आपको बार बार, जितने आपके टाइपिंग होती चले, कह लीजिए, उसको आप सुधारते स्वयं चलेंगे और वहां जाकर के ठीक कराते चलेंगे। ये शुरू से आपको सिनॉप्सिस से ही ध्यान रखना होगा। जो आपके शोध प्रबंध हैं, वो चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या किसी भी उसके हो, उन सब के आप एक बार जरूर नोट करते चलिएगा, अपनी चीजों को एक आकार देते चलिएगा। जो संदर्भ ग्रंथ सूची है, उसका भी कालक्रम अनुसार अपना यदि लिखते चलेंगे, तो हमें लगता है कि आप जब आगे किसी और चैप्टर में जाते हैं, वहां प्रवेश करते हैं, तो आपको जो समस्या आएगी, तो जब आप एक क्रम अनुसार लिखते चलेंगे, तो आपकी एक चीजें सही रूप से आगे मिलती चलेंगी। आपको ये नहीं होगा कि मैंने ये चीज कहाँ से उठाई। और आप यदि कोई चीज ऐसा होता है कि एक ही लाइन उस चैप्टर में मिला हो, तो पुनः जा करके उससे आप अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं, गति एक और दे सकते हैं। यदि हम एक रूपरेखा तैयार कर लें अपनी, जैसे भूमिका कह लें, जो अपने अनुसंधान शोध का स्वरूप है, उसको तैयार करते चलेंगे, तो हमें आगे काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि विषय का जब आप चुनाव कीजिए, तो अपने मन अनुसार ही कीजिए, और उसके लगे कि आप उस विषय में गहन चिंतन मनन करते रहें, अपनी चीजों को खोजते रहें हर समय, और अपने जो प्रमाण है शोध के,
उसको भी साथ में लिखते चलें। यदि आपके वो वस्तु है कोई चीज रखने वाली, तो उसके लिए भी क्या व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, इसकी भी आप एक मूलभूत सुविधा लेते चलें। तभी आपका कार्य जब कभी आगे बढ़े तो उसमें कोई आपके सामने परेशानी ना हो और एक आकार उसको मिलता चलेगा। जैसा हमने कल अभी बताया था कि मेडवल काल तक बहुत ज्यादा संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा रख नहीं पाते थे संभाल करके। यदि किसी चीज पे लिखा है पत्तों पे या उस पे, तो वो जो हमारी एक व्यवस्था होती थी वो बहुत ज्यादा कह लीजिए कि मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। जी मैम। हाँ, मैम आपकी आवाज बीच में कट गई थी। अच्छा, मुझे तभी वो फिर से बोला रिकॉर्डिंग ऑन, इसीलिए मुझे लगा कि क्या है। जी मैम। ग्रंथ की उपयोगिता कितनी है, ये आपके शोध ग्रंथ से आगे के बच्चों को सुचारू रूप से मिलेगी, आगे के बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। तो यदि आप अपना किसी ग्रंथ से लेते हैं, कोई ग्रंथ की सूची से लेते हैं या फिर पूरा मैटर लेते हैं, वो एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से यदि आप उसको लिखते चलेंगे, उसको करते चलेंगे, तो आपकी सामने और आगे की पीढ़ी को भी बहुत ही एक नया रास्ता मिलेगा कह लीजिए। और आपके शोध ग्रंथ को भी एक जब आगे अपनी बुक पब्लिश कराना चाहेंगे तो उसमें भी आपको रास्ता मिलेगा। उसका जो कह लीजिए कि यदि किसी गायक, वादक, शास्त्रकार, नर्तक या वाद्यकार या फिर जो संगीत के क्षेत्र में किसी प्रकार का योगदान दिया है उसके बारे में, या जो संगीत के क्षेत्र में जो मीडियाकार हैं उनका किस प्रकार से कार्य करने का तरीका है, एक ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा नया मैटर, नया सब्जेक्ट रहेगा यदि आप इस पे शोध कार्य करना चाहें तो। इसके अलावा इस पे किसी का ज्यादा बहुत ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक ये अच्छा नया काम है, इसके बारे में भी आप लोग कभी चाहें तो आगे काम कर सकते हैं। कोई यदि लेखन का काम करता रहा है, कोई यदि रेडियो में जॉकी का काम कर रहा है, दूरदर्शन पे यदि बोल रहा है या चैनल्स पे बोल रहा है संगीत के उस पे, तो जरूर वो जानकार है तभी उसके बारे में कह रहा है, चीजें बता रहा है। या उस पे जानकारी नहीं है उसको, तो उसके बारे में उसने जानकारी ली है, पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, उसके पूरा चीजों को इकट्ठा किया है तभी बता रहा है। जो हमारी लिपियां हैं उनको भी आप तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लेकर के जा सकते हैं कि कैसे हमारी प्राचीन के समय नहीं थी, आगे थी। और जो रागांग है, राग, उनके बारे में भी आप अपनी चीजों को बता सकते हैं कि कैसे रागांग राग, पहले तो रागांग राग ही थे, उन्हीं रागों से अपनी अन्य रागों की उत्पत्ति मानी गई है। जो भैरव, नट, ये सब रागांग रागे थी, उन्हीं को मिला करके अन्य रागों की उत्पत्ति की गई। और किसी आगे जब हम चलते हैं तो जो हमारे लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत या फिर जो हमारी इन विषयों पे जो हमारी संभावनाएं हैं वो कितनी है, वो इस पे भी हम अपना एक अन्योन्य आश्रित कह लीजिए कि किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है, इस पे भी हम एक अपना प्रभाव लेकर के अपना काम कर सकते हैं। उनका किस प्रकार से संबंध है आपस में, इस पे भी हम एक काम अपना, एक चैप्टर यदि है तो एक अपना पॉइंट बना सकते हैं कि कैसे विषय एक दूसरे पर आश्रित है।
यदि हमारा विषय को इस तरह का है, चलचित्र या फिर हमारे दूरदर्शन है या फिर लिखित प्रिंट मीडिया वाला है, तो वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे पे आश्रित है, इस पे भी आप अपना पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने विषय को जोड़ करके। संगीत के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, संगीत शिक्षक हैं या फिर उसके उपरांत जो भी लोग हैं, वो किस प्रकार से अपनी चीजों को दिशा देते हैं, किस प्रकार गति देते हैं, इस पर भी आप लोग शोध का कार्य कर सकते हैं। संगीत के पाठ्यक्रम किस प्रकार से हो, इस पे भी आप एक शोध का कार्य लेकर के किस प्रकार से उस पर गहराई हो, किस प्रकार से उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हो, किस प्रकार से उसका विवेचनात्मक अध्ययन हो, किस प्रकार से उसका एक दूसरे पर संबंधित अध्ययन हो, इस प्रकार से भी आप लोग अपने एक शोध का विषय है, बहुत अच्छा है, इस पे भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। संगीत का, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंध रहे, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे इतिहास हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, या किस प्रकार से हमारी जो संगीत है वो किस प्रकार सौंदर्यात्मक है, इस पे भी हम अपना काम एक यदि करें तो एक नई चीज निकल के आएगी, एक खोजने की आदत पड़ेगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमारे लिए ये कारगर है। और इसमें हमें लगता है कि अन्य भी बहुत सारी संभावनाएं हैं यदि हम इस काम को करें तो। इसका ऐतिहासिक, वर्णनात्मक या प्रयोगात्मक जो भी हो, इस पे हम अपना एक एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक हम अपना काम कर सकते हैं। संगीत में वैसे तो संस्थागत शिक्षण और प्रणाली का उद्देश्य पहले ज्यादा रहा है, या फिर गुरु शिष्य परंपरा रहा है, या फिर जैसे हवेली संगीत आई, वो किस प्रकार से आई। हवेली संगीत का जैसे बहुत से लोगों का ये मानना है, आप लोगों ने मास्टर में हवेली संगीत पढ़े भी होंगे, कि हवेली संगीत हमारे घरानों से आए। लेकिन हवेली संगीत का एक रास्ता ये भी रहा, जो मंदिरों में, मठों में या फिर देवी के आराधना में जो होती थी, उसको हवेली संगीत माना गया। बड़े बड़े, जरूरी नहीं कि राजा महाराजाओं की हवेली में जो गाए बजाए हैं उसको। ये मुगल काल में ऐसा माना गया कि जो दरबारों में गायकी होती थी उसी को हवेली संगीत कही गई। उसके बाद से जब हमारा आधुनिक में आया तो जो हॉल में होते थे कार्यक्रम, बहुत बड़े बड़े हॉल में, उसको हवेली संगीत कही। लेकिन हमारी जो भारतीय संगीत है, उसको हर चीज को अपने एक अध्यात्म से जोड़ते हैं, हर चीज में एक शास्त्रीयता, पवित्रता लाते हैं। तो हवेली संगीत उसका मतलब नहीं रहा। हवेली संगीत जो हमारे मठ मंदिरों और इष्ट देव जो हमारे होते थे, उनकी उपासना में जो गाई बजाई जाती थी, किस प्रकार उनका उस गाने के माध्यम से उनका चित्रण किया जाता था, किस प्रकार यदि जो भी हमारे देवी देवता हैं वो बैठे हैं, किस प्रकार से इंगित किया गया है गाने के माध्यम से, वो हवेली संगीत में ले जाया गया। तो इस पे भी आप लोग चाहें तो हवेली संगीत पे बहुत काम नहीं हुए हैं, कर सकते हैं। जैसे पंडित जसराज जी ने अपनी जो गायकी की है हवेली संगीत पे ही की। उन्होंने इस पे बहुत बढ़िया आकाशवाणी पे भी और दूरदर्शन पे भी अपना एक लेक्चर दिया था। बहुत अच्छा उन्होंने ये सब चीजें बताई थी। तो इस पे भी एक आप लोग कार्य चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें भी वही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो जो हमारे आसपास पंडित जसराज जी जहाँ रहते थे, वहाँ के आसपास लोगों के माध्यम से उनका साक्षात्कार करके, उनके शिष्यों द्वारा, उनके जो और घर के लोग बंधु हैं, उनकी बेटी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, या फिर जो भी हैं उनसे संबंधित लोग, उनसे पूछ करके इस पे आगे और कार्य किया जा सकता है हवेली संगीत में। इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आप ये मान के रखिए कि जो हमारा जो हम सुझाव दे रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोगों के जो शिक्षक हो, जो आपके अनुभव हो, जो आपके सीनियर्स हो, जो कर रहे हैं रिसर्च, जो आपके पहले हैं, उनसे भी आप लोग एक बार बात कर सकते हैं। उसके लिए यही है, एक रास्ता है कि हम उसको शोध, अपनी जो गुणवत्ता है शोध कार्य का, उसके जो मौलिक स्रोत है वो, या फिर समय सारणी हो, या एक जो एकत्रित करने की भावना है, वो किस प्रकार से आपके आए कि हम उसके अपने
शोध कार्य की गुणवत्ता को बना के रखें और उससे उससे बढ़े हमारी शोध कार्य, और हमें लगे जब हम आगे चलें तो कहा जाए कि हाँ, इन्होंने ये शोध कार्य किया इस विषय पे और बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत नई चीज एक लेकर के आए। तो गुणवत्ता बनाने के लिए यही है कि हर चीजों को आप डीपली सोचें, उस पर चिंतन मनन करते चलें अपने विषय पे। जो हमारी एकत्रित करने की भावना है शोध में, उसका अभी इस समय मूलभूत यही है आधार कि आप उसको लिखते चलें। और जो हमारे समान है, जिन चीजों का, जिन बाधाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, या फिर कहीं केंद्र राज्य सरकार हमें कोई सहयोग दे रही है, तो उसको भी आप एक प्रकार से अपने शोध ग्रंथ में लिखते चलें। वो आपके आगे बहुत काम आएगा, नई चीज, नया रास्ता दिखाने के लिए। और हो सकता है कि उसमें से ही आप लोगों को कुछ निकल के आए और आपको लगे कि हाँ, मैंने ये काम इस पे किया तो ये निकल के आया हमारे शोध कार्य से। जो हमारे अनुदान केंद्र हैं, जो हमें दुर्लभ से दुर्लभ चीजें हमें प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि चित्रों पे आधारित रागे जो है हमारे बड़ौदा में अभी भी वहाँ के संग्रहालय में रखा हुआ है कि किस प्रकार रागों का चित्र के माध्यम से पहचान होती थी। अब राग का तो एक माध्यम ये है कि हमने सुन लिया कि सा धा धा प ग प ग रे सा, इस तरह तो भैरव हो गया, या फिर नीरे ग रे सा तो ये यमन हो गया। तो ये सुनने की एक क्षमता जिनको है वो उससे पहचानते थे, कुछ लोग देख करके भी राग को पहचानते थे। तो वो किस प्रकार से जो है वो हमारे चित्रों के माध्यम से बड़ौदा नरेश में के दरबार में या संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है, चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार राग को पहचानते थे। जैसे उन्होंने ये वहां पे जो है मियां मल्हार की या मल्हार की तोड़ी की एक वर्षा ऋतु करके मल्हार की इंगित करा दिया कि ये मल्हार की राग है। तोड़ी के लिए एक करुण भाव ले आते हुए चित्र में इकट्ठा किया, उससे पता चला कि ये हमारी जो है तोड़ी राग है। उसी प्रकार से भैरव के लिए सूर्य का उदय दिखाया और संध्या के लिए सूर्य अस्त का दिखाया। ये उसमें बहुत बड़ा एक अध्ययन वहां चल रहा है, अनुसंधान का कार्य वहां चल रहा है अभी भी, किस प्रकार से उन्होंने रागों को चित्रों के माध्यम से इंगित कराया, पहचान कराया। जो हमारे हस्तलिखित चीजें थी वो पहले, अब तो चीजें रह पाती, हस्तलिखित चीजें थी पहले मेडुअल काल से पहले। वो चीजें कहीं कहीं संग्रहालयों में एज इट इज कांच में या फिर उसको अच्छे से लेमिनेट करा करके रखा हुआ है। उस पे भी आप लोग यदि एक कोई हो अभी भी सोच रहा हो शोध करने का, तो कैसे इकट्ठी रखी गई हमारे पुरातत्व विभाग वाले, किस प्रकार पुरानी चीजों को एकत्र करके रखे हुए हैं, उसको संग्रहित किए हुए हैं, ताकि आगे की पीढ़ी को कोई समस्या ना हो यदि कोई कार्य करना चाहे तो शोध में। तो वो भी एक एकत्रण की भूमिका उनकी कैसे रही है, इस पर भी आप लोग एक अपना विषय लेना चाहें तो ले सकते हैं। या अब तो खैर वीडियो है, सीडी है, ऑडियो है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप लोग सुरक्षित रख पा रहे हैं। लेकिन जो पहले थी उनको किस प्रकार से रखा गया, इसके बारे में भी आप लोगों को आपका एक विषय नया निकल के आ सकता है, इस पे काम कर सकते हैं। जो हमारे व्यवहारात्मक कार्य होते हैं शोध के, जो हमारे व्यवहार के रूप में आते हैं शोध कार्य करते समय, शोध प्रबंध लेखन करते समय, या अन्य बातों का जो भी चीजें होती हैं, वो विद्वानों के सम्मुख बैठकर योग्य जो व्यक्ति हों या आपको लगे कि वो योग्य हैं, उनके सामने बैठ करके विवेचन करने से, एक गंभीरता पूर्वक जो चिंतन मनन कहते हैं उसको करने से आपके सामने जरूर एक अच्छा सा निष्कर्ष आपके शोध के लिए निकल के आ सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि शोध प्रबंध लेखन में जो है अपने चीजों को, अपने लोगों से बातचीत जरूर करते रहना चाहिए। प्रबंध लेखन के पश्चात यदि जो मैंने अभी बोला कि आपका साक्षात्कार का माध्यम है, तो उसमें भी आप लोग समय, यदि आप आज के किसी का साक्षात्कार लेने और कोई ऐसी बात हो गई वो नहीं दे पाया, या कोई ऐसा चीज रह गया कि हम नहीं पूछ पाए,
तो ये एक अपने चीजों को उनसे मतलब समय लेकर के रखे कि आप फिर से कभी उनके पास जाकर के वो अपनी चीजों को पूर्ण कर पाए। ये आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम रहता है अपने कार्य करने के लिए। जो हमारे यदि परीक्षण करने की चीज है, किसी कोई यदि हम प्रैक्टिकल विषय को लेकर के परीक्षण कर रहे हैं, अपने मतलब राग के ऊपर करना चाह रहे हैं या किसी गायकी के ऊपर करना चाह रहे हैं या किसी उपशास्त्रीय संगीत के गायन वादन पे करना चाह रहे हैं, तो उस पर क्या माध्यम हो सकता है, हम कैसे उस पे काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये करना होगा कि कुछ चीजों को आप ये लेकर के अपने साथ चलें कि हमें कहीं कोई संदेह ना हो, कहीं हमारी चीजें भटक ना रही हो, हमें कहीं ऐसा ना लगे कि हमने ये विषय लिया तो हमको सोचने पे कि नहीं, मैं शायद मतलब अपूर्ण ना रहे आपके मन में कि हमको शायद ये नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए। आपने यदि कोई विषय ले लिया तो उस पर गहन चिंतन करना शुरू करेंगे तो आपका जरूर कार्य एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और एक नई चीजें आपके सामने जरूर निकल के आएंगी। आपकी जो शोध का कार्य होगा वो जो आएंगी वो जरूर आपके लिए लाभप्रद होंगी। आप अपने विषय पे बस, मेरा यही कहना है कि जितना हो सके चिंतन मनन करते रहें, अपने लोगों से बातचीत करते रहें, लेखन की प्रवृत्ति को जितना हो सके अपने लिखने की परंपरा को डाले रखें और उसको एक ग्रंथ जो कहते हैं, एक मतलब अपने पास रखने के लिए कोई, पहले भी मैंने बताया कि डायरी या रजिस्टर जरूर रखें, उस पर लिखने की अपनी आदत को रखे रहें। जो हमारे खंड है, जो हमारे प्रबंध का मुख्य भाग हो, वो ये याद रखें कि वो अध्यायों में विभाजित है। तो उन अध्यायों को हमने कोई अध्याय यदि ऐसा है कि हमने बांट के रखा है एक ही अध्याय को 2 भाग में, तो जिस प्रकार से बांटा है उसको उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। यदि हमने अध्यात्म का संगीत से संबंध रखा है, तो अध्यात्म का पुरातत्व से हमारा क्या संबंध रहेगा, अध्यात्म का हमारे प्राचीन काल में क्या संबंध रहा है, अध्यात्म का हमारे मध्य काल में क्या संबंध रहा है, अध्यात्म का हमारे आधुनिक काल में क्या संबंध रहा है, ये हम एक क्या करें, मुख्य भाग में जरूर रखें कि हम तीनों चीजों को इकट्ठित, तीनों चारों चीजें, ये तो अभी 3 मैंने बोला तो 3 ही निकल के आई, लेकिन जितना भी ये 4 है 5 है, वो यदि जितने खंडों में विभाजित है उन सब की परिकल्पना आपके सामने ऐसी होनी चाहिए जो लिख के होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब आपकी चीजों को पढ़े तो उसके सामने निष्कर्ष निकल के आए जो हमारा शोध ग्रंथ में उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जो विषय सूची है वो एक क्रमानुसार रहे और उसके अंतर्गत भी यदि किसी अध्याय में 4 और जुड़ जाते हैं तो वो भी एक क्रम के अनुसार रहे और हमको आगे ताकि काम करने में हमें कोई असुविधा ना हो। जैसे अभी हमने आप लोगों को एक चर्चा की हवेली संगीत पे आप कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप जो हमारे घराने हैं उस पे भी कार्य कर सकते हैं। संगीत का जो हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा भावनात्मक परिप्रेक्ष्य है, उस पे भी कार्य आप कर सकते हैं। जो हमारा भाषात्मक परिप्रेक्ष्य है उसको भी आप अपने जो भी विषय लें, जरूरी नहीं है कि हमने हवेली संगीत कह दिया या घराना कह दिया तो उसी पे, जो भी आपका लोक संगीत है, लोक संगीत में भी आप उसकी मूलभूत जो आधार रहे उन सब को आप इस प्रकार से अपने अध्याय में निर्धारित कर सकते हैं, अपने अध्याय में रख सकते हैं। जब हम किसी का भी अध्याय खंडित करते हैं, खंडों में विभक्त करते हैं, तो उनका सन क्या रहा है, वो कहाँ से आए हैं, किस प्रकार, किस सन में उसकी मान्यता मिली है, किस सन से लगभग उसकी पहचान मिली है, ये सब कुछ हम लिखते चलेंगे। ये सब कुछ हम अपने शोध में रखेंगे ताकि सामने वाला जो जांच करता हो उसको भी कोई असुविधा ना हो, उसको कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए कि ऐसा उन्होंने नहीं किया कि इसकी मूलभूत कहाँ से जड़ रही है।
कहाँ से इसकी चीजें इन्होंने इकट्ठा की, कहाँ से इन्होंने सामग्री जो संकलन किया वो कहाँ से किया, कैसे निकाल के आए। यदि मूर्तियों द्वारा है, कलाकारों के द्वारा है, या फिर किसी साक्षात्कार के माध्यम से है, या फिर जो है किसी चित्र लेखा में है या शिलालेख में है, आधुनिक समय में यदि डिस्क टेप या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग में है, तो उसका माध्यम जरूर रखें। और यदि कोई एकदम पर्टिकुलर समय है कि नहीं इसी समय से ये आई, तो उसको भी आप अपने उसमें शोध में लिख के रखें। चाहे वो वाद्य के हों, चाहे वो गायन के हो, चाहे वो नर्तक के हो। यदि वाद्य में है तो तबले के हैं, सितार के हैं, गिटार के हैं, या फिर अबीड़ा के हैं, तो उनका यदि घराना है तो उसके बारे में हम लोग कैसे उन्होंने अपनी चीजों को बांटा, कैसे सुलभ कराया। जैसे कि वादन में ऐसा कहा जाता है कि कुछ बाज होते हैं, तो बाज का क्या मतलब है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया, संगीत वाला तो समझ गया कि वो इस बाज का है, वो उस बाज का है। जो विभिन्न बाज हमारे तबले में है, पखावज में है, या फिर सितार में मसीद खानी बाज और रजा खानी बाज है, तो संगीत वाला तो समझ गया। लेकिन उस बाज का क्या शाब्दिक अर्थ है, या क्या उसका व्यवहारिक अर्थ है, या उसका संगीत में क्या अर्थ है, वो प्रणाली जरूर आपके उसमें होनी चाहिए। कभी कभी ये हमारे यहाँ भी है कि यदि संगीत का कोई शिक्षक नहीं है, उस विषय का, संगीत का ही क्यों बोले, उस विषय का शिक्षक नहीं है, तो उससे संबंधित यदि कोई हमारा प्रोफेसर है, वो है, तो उसके अंतर्गत भी हमारे शोध ग्रंथ जाते हैं। मतलब जांचकर्ता को बन सकता है वो, यदि या फिर उसके अंडर में रिसर्च कर सकता है। तो उसे तो नहीं पता कि संगीत का तबले का बाज है, सितार का बाज है, हम कैसे जाने पूर्वी बाज है, पश्चिमी बाज है। हम जान रहे संगीत के छात्र हैं इस वजह से। लेकिन जो हमारे यदि जैसे इतिहास में जो हमारे सांस्कृतिक देखते हैं, क्या बोलेंगे उसको, इतिहास में ऐसा मैटर आया है, इसलिए मैं इसमें चर्चा करना चाह रही थी। क्योंकि इतिहासकार भी सांस्कृतिक चीजें देखते हैं अपने इतिहास में, और प्रोफेसर उनके देखते हैं। इस वजह से हमारे विषय को दर्शन वाले प्रोफेसर या फिर इतिहास के विषय प्रोफेसर लेते हैं, उस शोध कराते हैं। तो उनको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि हम अपने विषय को लिख रहे हैं, अपने विषय को बता रहे हैं, तो जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे टीचर हैं संगीत के, या हमारे विषय के हैं, उनको पता है, लेकिन अगले वाले को नहीं पता है। तो आप जो भी चीजें उसमें लिखे, तो उसका पूरा डिटेल लिखें। यदि वो हमने तो बाज एक बताया अभी, ऐसा कोई मैटर है, ऐसा कोई भी टॉपिक यदि ऐसा आता है कि हम दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं, दूसरे के सामने हमें जाना है, तो वो आपका जब शोध ग्रंथ पढ़े, तो उसके सामने ये अनिभिज्ञता ना हो, उसको ये ना लगे कि अरे हम तो नहीं जान पाए ये बात क्या है। वो आपसे फिर बाद में आपके लिए एक परेशानी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपने मैटर लें, जो भी आप अध्याय निर्धारित करें, उस अध्याय के बारे में जब आप डिटेल लिखना शुरू करें, तो कहीं से कोई चीज आपकी छूटी ना रहे, कहीं कोई चीज ऐसी ना रहे कि हमें सामने वाले को, यदि उस विषय में पारंगत नहीं है और उसको बताना, वो यदि जानना चाहे, तो आपके शोध ग्रंथ को पढ़ के ना समझ पाए। उसको ये पता चल जाए कि हाँ, पूरब के तरफ जो बजाई जाती थी, शायद उसको पूर्वी बाज कहा जाता था। पश्चिम के तरफ से जो जिस तरीके बजाई जाती थी, उसको शायद एक पश्चिमी बाज या स्टाइल कह लीजिए इंग्लिश में उसको, तो उसको वो बाज का वो एक स्टाइल वो समझ सके। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है, खुले वाद्य हैं, खुले बाज है, बंद बाज है, ये उनको पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये कोई ऐसा उनके लिए प्रश्नात्मक हो जाए कि
आपने ये लिखा, कहाँ से लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हम लोगों के सामने भी ऐसा आया कि हमारा जो है इंटरव्यू चल रहा है कहीं भी, और उन्होंने पूछ दिया कि आप बताइए भरतनाट्यम कहाँ होता है, सॉरी कथक कहाँ होता है। तो हमने बताया कि भाई कथक तो उत्तर प्रदेश की शैली है। तो उन्होंने बोला नहीं, वो चूंकि प्रोफेसर हैं बड़े, हम कहीं भी हम आपको अपनी जगह रख रहे हैं, तो आप तो कहीं भी स्टूडेंट रहेंगे, तो वो यदि कह देता है नहीं उत्तर प्रदेश के कथक नहीं है, ये तो भाई केरल का, ये तो दक्षिण भारत का है, तो आप उसको एकदम पुष्ट कर सके। अभी तो है पुष्ट करने का माध्यम है कि ऑनलाइन गूगल में जाकर के हम सब चीजें सर्च करते हैं और उसके माध्यम से जानते हैं। लेकिन हम अपने शोध ग्रंथ में भी इतना स्थापित रखें कि सामने वाला हमें परेशान ना कर सके। ऐसी स्थिति आती है, इसलिए इसकी मैंने चर्चा की कि हमारा यदि कथक उत्तर भारत का है तो क्यों उत्तर भारत का कथक है, कथा है जी, कथा से कथक बनी। तो ये चीजें हमारी एकदम डिफाइन होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। हम यदि अपने शोध ग्रंथ में कोई चीज रखते हैं तो, क्योंकि हम सामने जब चलते हैं तो वो हमेशा, जब हम कहीं सामने इंटरव्यू में साक्षात्कार में जाते हैं या कहीं भी हम अपना परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सामने वाला हमसे ऊंचा ही है, हम ये मान के बैठे हैं। वो हमसे कोई भी प्रश्न कर सकता है, वो यदि हमारे विषय का नहीं है तो हम उसमें उलझ सकते हैं। वो नहीं उलझा रहा है, हम उसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि उसके प्रश्न पता नहीं किस तरीके के हो। तो हमारे पास ये जो भी प्रामाणिक स्रोत हो वो एकदम पुष्ट हो और वो सही हो, आपके ग्रंथ में भी वो क्लियर हो, ताकि आप दिखा सके कि नहीं मैंने ये यहाँ से लिया, ये चीज यहाँ की है और इसीलिए ये यहाँ का माना जाता है। तो मैंने इसलिए इसको बार बार आज इस चीज की चर्चा की कि आप अपने जो भी ग्रंथ में मैटर इकट्ठा करें, उनका पूरा चीजें क्लियर हो, आपको कहीं परेशान ना हो, परेशान यदि आप बता रहे हैं किसी को तो। सॉरी फोन आ गया था, इस वजह से वो लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी तो आवाज जा रही है ना? जी मैम। कभी कभी हमारे सामने एक ये भी दुविधा आती है, जब हम शोध का काम करते हैं, शोध का अपना लेकर के निकलते हैं कोई चीज खोजने के लिए, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि यदि हम इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है और हमें इंग्लिश में ही सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो किस प्रकार से हम फिर तो आज अपने लिए सुचारू बनाए। तो ये इसके लिए हम ये बोलेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आजकल तो हर चीज को गूगल में भी डाल के लोग अनुवाद कर रहे हैं और उसका हिंदी वर्जन मिल जा रहा है निकाल करके, लेकिन तब भी उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाता। ये हमने नोटिस किया है कि यदि इंग्लिश में कोई ऐसी चीज है जो हम हिंदी में करना चाहें, बदलना चाहें, तो एकदम से उपयुक्त शब्द नहीं मिलता कि हम उसको अपने काम के लिए ले सकें। तो ये समस्या आने पर यदि हम चाहें तो इसका एक आसान ये रास्ता हो सकता है कि हम इसको जो जिसका ग्रंथ है या फिर जो इस क्षेत्र में माहिर है उससे बातचीत करें, उससे ये प्रश्न पूछें, उसके सामने अपनी चीजों को रखें, तो हमारी चीजें आसान हो सकती हैं और हम एक काम को निकाल के ले आ सकते हैं। हम्म।
जो हमारे अभी मैंने जैसे बोला कि एक हमारा शोध का कार्य चिंतन मनन का विषय है, सोचने की विषय है, उस पे शोध करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें डूबने का विषय है। तो जैसा पहले कल भी मैंने इस पे चर्चा की थी कि जब हम चारों तरफ से निश्चिंत होते हैं तो ही हम किसी कार्य को एक नया रूप दे पाते हैं। जैसे हमने कल बताया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कैसे बताएं कि भाई हमारी समस्या ये है कि हम किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करें और किस प्रकार से हम अपने विषय में, जो भी हम यदि कलाकार हैं तो उस पे किस प्रकार से उसको ऊंचाई पे ले जाए, जहाँ हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आय का स्रोत। अव्यवस्था मीन्स आय का स्रोत नहीं है कि हम अपने को सुचारू रूप से रख सके। यदि हम बीमार हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे तो हमें हमारा कैसे दवा होगा, या हमको हॉस्पिटल एडमिट होना, या हमें कोई भी काम करना, जरूरी नहीं बीमारी हो जाए, हमारे घर में शादी ब्याह, हमारे किसी और चीज की आवश्यकता है, तो हम किस प्रकार पूरा करेंगे। तो ये एक हमारे काम में एक बाधा लेकर के आती है। ये हम ही नहीं सोचते हैं, ये पहले के लोग भी सोचते थे। मतलब जब इतने बड़े उस्ताद सोच रहे हैं तो इसका मतलब पहले भी लोग सोचते थे। तो इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, ये भी एक हमारा अपने मतलब हमारा ये मानना है कि आप अपने शोध में रख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि हम शोध का कार्य कर रहे हैं, यदि हम JRF हैं तब तो चलिए हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, यदि हम नेट है तो हमें नहीं मिल रहा है, और हम नेट नहीं है, नॉन नेट और नॉन JRF है, तो वो कैसे अपने कार्य को सुचारू रूप से करें और हमारा शोध को एक ऊंचाई तक लेके जाए। तो उनकी भी कोई आर्थिक जो पक्ष है, आर्थिक जो समस्या है, वो यदि उसका रास्ता नहीं निकलेगा तो हम किसी कार्य को एक नई गति या नई एक ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकते। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बाधक बनती है। तो ये भी एक शोध का कार्य है, ये भी एक सोचने का जरूरत है। आपको अपने शोध के एक अपने खंड में रख सकते हैं, मतलब अपने अध्याय में एक पार्ट में रख सकते हैं कि इस तरह की समस्या यदि आती है तो इसका क्या रास्ता है, और यदि कोई रास्ता आपके मन में आता है तो आप भी उसको इंगित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी तो कोई बात ही नहीं। वो लोग तो पता चला कि सालों तक नहीं कुछ खाते थे, नहीं पीते थे, ओम करके बैठे हुए साधना में लीन रहते थे। तो क्या क्या एक बात है कि आज ऐसी चीजें नहीं हो पा रही हैं। हमारा ऐसा कौन सा ऐसा माहौल है कि हमें वहां तक नहीं लेके जा रहा है कि हम भी ऐसे आंख बंद करके बैठे रहें और कहीं शिला पे बैठे हैं या कहीं भी गुफा में बैठे हैं तो हमें हमारा ध्यान भंग ना हो, हमें कार्य करने में कोई हमें मतलब असुविधा ना हो, कोई रोड़ा ना आए हमारे रास्ते में। तो हम एक जो कहते हैं अपनी चीज को अपने एक निष्कर्ष जो निकाल के ले आना चाहते हैं, उसमें जो खोजना चाहते हैं वो हमें मिल पाता है, हमारे कार्य को मिल पाता है। और तब हम कुछ और चीजें भी आगे हम कर पाते हैं उसमें। लेकिन जब हम उसको सोचते रहेंगे, उसमें कार्य करते रहेंगे कि हमको तो अभी बाजार जाना है, हमको तो अभी यहाँ लेकर के आना है, तो ये चीजें भी आप अपने शोध में जो जो भी, अब ठीक है कि आपका संगीत का है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि संगीत के लिए हमें क्या चीज चाहिए, कौन सा ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम संगीत के क्षेत्र में अपनी चीजों को, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी चीजों को एक नया परिवर्तित रूप दे करके उसको शोध के कार्य में अनुरूप बना सके। तो हमारा ये मानना है कि इस पर भी हमारा शोध कार्य होना चाहिए कि हमारे जो माहौल है वो हमारे अनुकूल किस प्रकार बने और किस प्रकार से हमें अपने कार्य को करने की एक दिशा मिले। जैसे कि हमारे अभी मैंने जैसे बोला कि ऋषि मुनि थे, वो ध्यान मग्न जब होते थे तो वो कैसे केंद्रित कर पाते थे, और ये संगीत में कितना जरूरी होता है आज भी कि हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सके और अपने संगीत को एक ऊंचाई पे ले जा सके। ये भी हमारे शोध कार्य के लिए बहुत उपयोगी है यदि हम प्रैक्टिकल में कार्य को करना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के रूप में इसको लेकर के आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग यदि कोई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रयोगात्मक करना चाहते हैं, प्रयोगात्मक करने के लिए आपको प्रयोगात्मक
में अपने को ले आना होगा, उसमें मतलब यदि रियाज करना होगा, उस स्वर को ढूंढना होगा, उस स्वर में डूबना होगा, तभी हम प्रयोगात्मक रिसर्च कर सकते हैं। तो वो जो हमारे ऋषि मुनि थे, तापसी लोग थे, जो इस पे तपस्या करते थे, वो किस प्रकार से करते थे, ध्यान को किस प्रकार से एकत्रित करते थे, किस प्रकार से लीन हो जाते थे। एक प्रकार की कह लीजिए मुद्रा यदि बनी हुई है, तो वही मुद्रा हम बहुत घंटों तक या बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बनी हुई है, वो मुद्रा परिवर्तित नहीं होती थी। तो क्यों पहले संभव था, क्यों आज संभव नहीं है? यदि हम अपने प्रयोगात्मक उसमें लेकर के चलते हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिसर्च में, अपने खोज में। अपने विषय के, यदि हमारा विषय थोड़ा भी उसमें टच आ रहा है, तो अपने अध्याय में रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसी में हो। थियरी मैटर भी यदि हम ले रहे हैं, आध्यात्मिक तुलना भी कर रहे हैं, यदि हम शास्त्रीय संगीत के लिए ले रहे हैं, उपशास्त्री के लिए ले रहे हैं, तो उसमें भी ये हम अध्याय रख करके, एक खंड रख करके, उसमें एक पॉइंट आउट करके अपनी चीजों को रख सकते हैं कि कैसे हमारे जो चिंतन मनन की व्यवस्था थी, जो हमारे सोचने की या किसी स्वर में सघन डूबने की जो जरूरत थी, वो आज पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसका क्या वजह है? क्या हमारा भौगोलिक विषय ऐसा नहीं, भौगोलिक समय ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहां नहीं है, या फिर ऐतिहासिक नहीं है, या फिर जो सामाजिक परिदृश्य है वो नहीं है, या हमारा कोई फाइनेंशियल चीज है वो हमें रोक रही है इसमें करने के लिए। आजकल भौतिक सुविधाओं का समय है। हम ऐसा अभी एक पेपर, न्यूज पेपर में ही मैंने पढ़ा था कि संगीत की गहन जो डूबने की अवस्था है, वो हम भौतिक सुविधाओं में नहीं लेके आ सकते हैं। यानी कि एसी और कूलर में, पंखे में बैठ करके हम संगीत के उसमें डूबने की नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जब हमारा परिदृश्य यही है, तो क्यों हम उसमें डूब करके नहीं कर सकते हैं? क्यों हम उस चीज को नहीं, एक नया रूप नहीं लेकर के आ सकते हैं? ये मानना भी मेरा है कि इस पे भी आप लोग यदि चाहे वो उपशास्त्री का हो या शास्त्रीय का हो या नृत्य का हो या वादन का हो, किसी भी आपके मतलब सब्जेक्ट में किसी भी विषय पे थोड़ा भी रिलेट हो रहा है, तो ये भी आप अपने एक खंड के, अध्याय के पार्ट के रूप में रख सकते हैं। और इस पे भी आप लोग अपना एक पॉइंट बना करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने, आपका हमें लगता है कि जो शोध का कार्य होगा वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। एक नई चीज निकल के आएगी कि क्यों जो है हमारी जो हमारा माहौल है संगीत का, वो प्राचीन काल के ही जो हमारे तपस्थली थी उसी को माना जाता था कि किसी जो गुफाएं हैं उसी पे बैठ के या जंगलों में ही बैठ करके हमारी तपस्या होती थी, वही हमारी माध्यम थी। आज का माध्यम क्यों नहीं है? आज भी आप देखेंगे कि जो ऐसा माना जाता है, हम लोग तो अभी नहीं गए हैं वहां तक, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कह लीजिए कि गुफाओं में अभी भी बहुत सारे लोग ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या में लीन है। तो सारे लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, हम सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सब लोग मतलब कि आप में से हो सकता हो कि कोई लीन होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी ऐसे जो जनरेशन है वो इसी प्रकार से चल रही है, साधारण सी। वो घर भी देख रही है, अपनी गृहस्थी भी देख रही है, बाहर का भी देख रहा है और उसमें नौकरी भी कर रहा है। तो उस स्थिति में किस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में कार्य कर सके, काम कर सके, ये कैसे होगा? इस पर भी आप लोगों का एक मतलब अपना अध्याय निर्धारित कर सकते हैं, एक अपना पॉइंट निकाल सकते हैं कि हम संगीत में किस प्रकार से चिंतन करें, किस प्रकार से मनन करें, किस प्रकार से उसमें डूबे, किस स्वरों में कौन सी ऐसी चीज है कि हम उसमें डूबे तो एक हमारा साकार निकल के आए या निराकार रूप निकल के आए। वो किस प्रकार से होता था, पहले प्राचीन काल में कैसे होता था और आधुनिक काल में कैसे लोग यदि स्वर की साधना कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। ये भी आपका एक अपने शोध का काम हो सकता है, अपने शोध के
उसमें रख सकते हैं, यदि आप किसी भी उसमें हो, चाहे सुगम संगीत में हो, चाहे शास्त्रीय संगीत में हो, या फिर किसी भी ये आपका वादन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में हो, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। पहले भी ये हम बोले हैं कि यदि आपका थ्योरेटिकल मैटर है, आप थियरी में अपना शोध का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये चीजें लिख सकते हैं कि कैसे पहले के समय आप मेडुअल के समय कह लीजिए या प्राचीन के समय कह लीजिए, किस प्रकार से आप जो है चीजें इकट्ठा रखते थे, कैसे आप नई चीजों को लेकर के आते थे, क्या लिखते थे उसमें, कि वो चीजें हमारी आज शोध का विषय बन गया है, हमारा शोध का कार्य बन गया है। शोध के लिए एक नई चीज निकाल के आई है जिसपे हम आज शोध कर रहे हैं, जिसपे हम आप आज शोध करना चाह रहे हैं, जिसपे हम आप आज आगे की पीढ़ी को बता रहे हैं कि इस कार्य पे करो। तो हम भी ऐसा अपना शोध का कार्य करें कि हमारी आगे की पीढ़ी उस कार्य को आगे बढ़ा सके और हमारा काम और बढ़िया निकल गया। जैसे नाट्य शास्त्र पे जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, या शारंग जी ने जो संगीत रत्नाकर लिखा, या अहोबल जी ने जो किताब लिखी, वो किताबों पे आज भी कार्य हो रहे हैं। नाट्य शास्त्र पे आज भी हमारे शोध चल रहे हैं, संगीत रत्नाकर पे आज भी चल रहा है, वेदों पे जैसा मैंने बताया कि आज भी शोध चल रहा है। मूलभूत आधार हर चीज का वेद ही है। जो हमारे संगीत की वेद मूलकता है वो वेद से ही है, वेद में ही हमारे मूल है संगीत के। तो वो ऐसा ही हम भी कुछ करें, हमारे भी शोध का आधार रहे, हमारे भी कार्य का आधार रहे, कि हम भी अपने कार्य को ये एक नई दिशा दें और हम भी उस पे गहन चिंतन ऐसा रखें कि हमारे पास एक प्रश्नात्मक चिन्ह रह जाए इस पे और आगे काम करने के लिए। एक मतलब कह लें कि जैसे प्यास रह जाए, आम भाषा में कह लें कि थोड़ी सी प्यास हमारी रह जाए कि हमारा ये काम होना चाहिए। तो जब हम आगे निकल के आएंगे, आगे क्या जो हमारे छात्र छात्राएं आएंगे उस पे आगे काम करेंगे, तो आपके कार्य को एक नई दिशा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नाट्य शास्त्र में पहले जो कुछ भी लिख के आया फिर उस पे तो बहुत काम हुए, मेडुअल काल में बहुत काम हुए, फिर आपके जो अंग्रेजों के समय का काल था, जो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर से तो हमारा आधुनिक काल आ जाता है, लेकिन जो हमारा आजादी के समय का काल था, अब आधुनिक काल 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। आगे 1-2 साल में ऐसा चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति आएगी उसमें आधुनिक काल आपका 90 दशक के बाद से जो है हमारा आ जाएगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जब 2 पार्ट में हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में किस प्रकार से थी नाट्य शास्त्र पे, उस पे भी काम हुआ, और इस समय भी प्रेजेंट टाइम पे भी नाट्य शास्त्र पे बहुत जगहों पे शोध चल रहे हैं। वो किस प्रकार से कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि नाट्य शास्त्र पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें अभी भी रह गई हैं, या कुछ चीजें अभी भी हैं जो कार्य हो सकती हैं, या हमारे वेद में कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं, या संगीत रत्नाकर में रामा माती जी द्वारा लिखित स्वरमेर कला निधि में, वेंकट मिति जी द्वारा लिखित स्वरमेर कला निधि में, और इन सब चीजों में आप जब चलते हैं तो आपका आज भी हमारा टीका कह लीजिए, भोपाल सिंह ने भी टीका लिखी थी नाट्य शास्त्र पे, और अकबर के समय, और फिर तानसेन के बाद जो समय आया उस समय भी नाट्य शास्त्र पे टीका लिखी गई, उसके पहले भी नाट्य शास्त्र पे टीका लिखी गई और आज भी लिखी जा रही है। तो ये भी हमारा एक शोध का प्रश्नात्मक चिन्ह होना चाहिए कि हम आगे उस पर कार्य कर सके, और क्या कौन सी ऐसी चीज हमारी अछूती रह जा रही है, वो भी हमारी चीजें उस पर निकल के आनी चाहिए। नाट्य शास्त्र पे यदि हम काम कर रहे हैं तो, या फिर हम किसी और अन्य चीज पे काम कर रहे हैं, वादन का हो, नृत्य का हो, बांसुरी का हो, या फिर हमारे शोध ग्रंथों का हो, या फिर हमारे किसी के जीवन पे हो, तो उस पे भी हमारी चीजें जब हम लिख रहे हैं तो लिखने के साथ हम ये भी देखें कि वो जब बता रहा है, वो जब कह रहा है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो कहने का तरीका है, या उसके भाव जो निकल के आ रहे हैं, वो आपके मन में कौन सा ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं। जब आप उसको लिखेंगे, जब आप महसूस करेंगे, इसके लिए उपयुक्त शब्द यही है कि उसको आपको महसूस करना होगा। यदि आप किसी से बातचीत करके कोई चीज निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है,
वही आपका निष्कर्ष निकल के आएगा, वही चीजें आपको आगे ले करके जाएगा और कार्य करने में आपको रुझान, एक नया रास्ता दिखाएगा, कह लीजिए रुझान देगा। तो आप जब आप किसी से यदि साक्षात्कार ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस संबंधित व्यक्ति से कर रहे हैं, यदि वो व्यक्ति नहीं है तो उसके आसपास के जो लोग अभी भी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका माहौल पूछ रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है वो एक्सप्रेशन के माध्यम से, ये आपकी फीलिंग होगी। उनकी तो फीलिंग जो होगी वो तो आप लिख लिए, लेकिन आपने क्या फील किया जब वो बताए। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम देख करके समझ पाते हैं कि ऐसा रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा कहा, या उन्होंने ये बात कहते कहते कैसे रुक गए। हमारा मानना ये है, ये चीजें आप लोगों को बहुत कारगर होंगी जब आप शोध कार्य करेंगे, किसी का भी इंटरव्यू में। अब तो इंटरव्यू जरूरी हो गया, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, मतलब साक्षात्कार जरूरी हो गया, आपके शोध ग्रंथ में होना जरूरी है। तो जब साक्षात्कार लेने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो बोला वही वही चीजें पॉइंट आउट करे, वही वही चीजें बस लिखे, नहीं। आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने जब बोला तो आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या लगा ऐसा कि उन्होंने जो बोला तो कुछ चीजें ऐसी रह गई जो बिना बताए, उनके बिना बोले हम महसूस कर पाए। और जब आप ये लिखेंगे, जब उसके, हो सकता है आपको कभी ऐसा मौका लगे कि आप अपने साक्षात्कार को, जो पूरा मैटर है उसके सामने आपको व्यक्त करना पड़े, या ऐसा कोई भगवान करे आप लोगों के सामने आए स्थिति कि आपका रिसर्च ऊंचाई तक जाए कि उस व्यक्ति के सामने आपका साक्षात्कार जाए और आपने जो महसूस किया वो लिखा और वो सही हो जाए। ऐसा होना बहुत जरूरी है, ये आपकी फीलिंग को उभारना बहुत जरूरी है। जो भी फीलिंग आए उसको लिखने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। आपको जो भी महसूस हो बातचीत के जरिए, उसके एक्सप्रेशन के माध्यम से, उसके कहीं रुक जाने के माध्यम से, उसकी कुछ चीजों के सोचने के माध्यम से, उसके कुछ चीजों के, हो सकता हो कि कोई प्रश्न आपके सामने आपने ऐसा उसके सामने उठाया कि वो प्रश्न उसको झल्लाने पे महसूस रोक दे, या फिर कोई ऐसी चीज कर दे कि वो एकदम निशब्द हो जाए, कुछ ना बोल पाए, या उससे कुछ ऐसा लगने लगे कि अरे इसने कैसे पूछ लिया। तो ये चीजें ये आपको महसूस करनी पड़ेगी, वो तो नहीं बताएगा, ये आपको महसूस करनी पड़ेगी, और फिर ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। जब आप इसको लिखेंगे तो देखेंगे, आप खुद पाएंगे कि एक नई चीज आपके सामने, एक नया कह लीजिए एक नया पॉइंट निकल के आएगा आपके लिए, और उस पे आपकी कार्य और आगे निकल के आएंगी, और आपका शोध का हो सकता हो कि एक नया निष्कर्ष निकल के आए आपके सामने। ऐसा मेरा मानना है, जो हमारे अनुभव है, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कार्य कीजिएगा उस कार्य में पूरी उस समय डूबने की कोशिश कीजिए। वो खुद से डूबता नहीं है इंसान, जब कार्य करने लगता है वो चाह करके कोई नहीं डूब सकता। जब कार्य करने लगता है तो वो अपने आप उसमें इतना डूब जाता है, इतना डूबने का मतलब तल्लीन हो जाता है कि वो निकल के आएगा। जब आप भी जब अपने शोध कार्य के लिए दौड़ भाग करने लगेंगे, चीजें इकट्ठा करने लगेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि कोई चीज आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ अपने विषय के अलावा, अपने विषय वस्तु के अलावा अपने जो निश्चित आपका अध्याय है उसके अलावा यदि कोई और कार्य करना भी चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे, आप अपने विषय पे इतना ज्यादा सोचने लगेंगे। तो वही आपकी एक जो चरम उत्कर्ष की तरफ ले जाएगा, वही चीजें आपको लेकर के जाएंगी, और यही शोध आपका एक समाज को, आपके आपके कार्य का जो है एक है, वो समाज को एक नई दिशा देगी। आपका भी एक जो शोध निकल के आएगा वो किसी अच्छे निष्कर्ष पे लेकर के जाएगा आपको। तो ये मान के रखिए कि आपको जो भी कार्य करने हैं उसमें आपको तल्लीनता के भाव ले आनी होगी, तब जाकर के आपका शोध कह लीजिए परिपूर्ण, कह लीजिए परिपूर्ण जैसा शब्द एकदम हो सकता हो ठीक ना हो, लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक छात्र हैं, तो छात्र के हिसाब से परिपूर्ण होगा और आपको एक नया रास्ता जरूर उपलब्ध कराएगा। तो जैसे इंद्रधनुष के पीछे बहुत सारे रंग हैं ऐसा माना जाता है, इंद्रधनुष के पीछे बहुत सारे रंग है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहने को कह दिया गया, पर ये हकीकत तो है ही। आप देखिए इंद्रधनुष को देखते हैं तो कितने लोग बताते हैं ये रंग है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं ये भी रंग दिख रहा है।
अरे आपने नहीं देखा, ये रंग भी दिख रहा है। तो ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। जब आप किसी के सामने जाएं, आप अपना जो इंटरव्यू वाला सेशन रखें, उसमें आपकी जो अपनी सोच हो, आपको जो महसूस होता हो, पढ़ते समय आपको जो महसूस होता हो, लिखते समय जब आपने 10 लाइन आपने कहीं से लिखी, अचानक आपके दिमाग में कुछ और आ गया, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं। वो लाइन फटाक से वहीं का वहीं या कहीं और आपके संभव आसपास कोई हो, उस पे लिख करके फिर उस पे जब आप सोचने लगेंगे, उस पे कार्य करने लगेंगे कि ऐसा कैसे मेरे दिमाग में आया, तो ये मेरा मानना है कि जरूर आपको एक नई लाइन, नई खोज, नई उपलब्धि लेकर के आपके लिए आएगी, और आपको आपका जो है शोध कार्य एक उत्तम दिशा की तरफ लेकर के जाएगी आपका शोध कार्य को। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि तल्लीनता आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके शोध कार्य के लिए। कोई और प्रश्न है बेटा आप लोगों के दिमाग में? मैम हाँ बेटा। रिसर्च पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कुछ। अरे देखिए, आपने रिसर्च पेपर बोला, मैं वो मैटर देना मैडम को अभी मैं तुरंत भेज दूंगी, आप लोग को मिल जाएगा। क्या बोले? रिसर्च? रिसर्च पेपर मैम, वो मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप सेंड करें तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे हम लोग हाँ का एक हाँ, ग्रुप है। आपको तो दे ही दूंगी, मैडम को भी दे दूंगी, ताकि और बच्चों को वो दे सके। ठीक है मैम। दोपहर में मुझे याद आया, फिर कुछ करने लगी तो। हाँ, तो रिसर्च क्या, फिर से मैम बोलिए। रिसर्च पेपर लगभग कितने वर्ड में होना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने रिसर्च। रिसर्च टॉपिक अभी मैं लिख रहा था एक लोक संगीत और रस, हाँ, तो इस टाइप का मतलब बन सकता है कि ये निबंध टाइप तो नहीं बन गया मैम, मतलब ये टॉपिक? ये निबंध टाइप का आपकी चीज हो सकती है, आप मान सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। निबंधात्मक ही तो शोध है, तो आप जी इसमें मत मैम। परेशान होइए कि निबंध टाइप अच्छा का हो गया। टाइप का कुछ शोध में कोई चीज टाइप का नहीं होना चाहिए, वही जी। होता है। हम निबंध ही लिखते हैं, एक तरीके से कह लीजिए। फिर आप जी जब मैम। आगे और जब पढ़ाने लगेंगे, आप भी शोध कार्य कराने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने तो निबंध ही लिखा है अपने शोध कार्य में। लेकिन इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही आपकी नई दिशा है। जब आप निबंध लिखेंगे तो जरूर उसमें भी आप कुछ लिखेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल ना परेशान होइए, आप एक छात्र हैं। जी मैम। मैम लगभग कितने वर्ड में होना, मतलब शब्दों में होना चाहिए ये वर्ड आप के लिए पेज तो में? देखिए, जैसे शोध छात्रों के लिए हम लोग जो समय से जो शब्द निर्धारित करते हैं, वो 300 से 500 तक के होते हैं। लेकिन यदि शोध छात्रों के लिए वही, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर प्रोफेसर है, उसके लिए 1000, 1500, 2000, 3000 तक के शब्द होते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। हाँ, 300 से 500 शब्द रख सकते हैं। आपकी जितनी ऊंचाई है आपके मतलब विषय की, आपके सब्जेक्ट की, या फिर आपका जो अध्याय आपने निर्धारित किया है, वो कितना डिमांड कर रहा है। यदि बाय द वे आपने 300 से 500 लिख लिया, तो क्या 510 लाइन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, जी मैम। 10 लाइन तो और लिख सकते हैं, यदि ऐसा है तो। वो जी आपके जी। जो निर्धारित आपने सब्जेक्ट किया है, उस पे निर्धारित होता है कि आप कितना लिख रहे हैं। यदि 300 भी लिखेंगे तो वो कम नहीं है, आपका है रिसर्च ओके। टॉपिक। और हम आपका वो भेज देंगे बेटा। वो मेरी मिस्टेक, आज दोपहर में याद आया, मुझे तुरंत करना चाहिए था लेकिन भूल गए, लेकिन मैं उसको अभी कर दूंगी। ठीक है तो मैम। आप लोगों को एक मतलब मिलेगा कि कैसे ये लोग सेमिनार करते हैं, तो वो भी आपके रिसर्च का एक है। एक ही शब्द पे अनगिनत कैसे उन्होंने पॉइंट बनाए। कबीरदास पे तो उन्होंने कैसे 30-35 पॉइंट बनाए, तुलसीदास पे तो कैसे बनाए, घराना है तो कैसे बनाए। घरानों पे तो बन सकता है, लेकिन घरानों पे यदि कोई 30 बना रहा है तो मान के रखिए कम है। घरानों पे तो अनगिनत है, अलग अलग घरानों का लेंगे। तो वो एक आपका नया रास्ता है, नई चीजें हैं, आपको जरूर मिलनी चाहिए, वो अभी हम दे देंगे आपको। जी मैम। और कोई डाउट है बेटा? हेलो मैम, प्रणाम। मैं हाँ बेटा, अपूर्वा अपूर्वा बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, जी जी मैम, रिसर्च पेपर के लिए एक टॉपिक है, क्या मैं उसको मतलब सही मानूं क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम आपसे पूछना चाहती हूँ कि संगीत सामग्री और समय के बीच संबंध। संगीत सामग्री और समय के बीच संबंध। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा।
बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे आप लिखिए। यदि आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा विषय है, अच्छा सोचे हैं। जी मैम, थैंक यू इस मैम। पे आप यही कीजिएगा कि आजकल जो रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, पहले जैसे हम लोग लिखते थे, हम लोगों के समय लिखा जो जाता था, तो आपने प्रस्तावना लिख दी, उद्देश्य लिख दिया। तो आजकल जो रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, जो मतलब रिसर्च पेपर लिखवा रहे हैं, उन्होंने ये एक आपके सामने भी आएगा, वो एक ये भी चीज मांग रहे हैं कि इसकी कितनी गुणवत्ता है, इसकी कितनी ऊंचाई है, इसका कितना संबंध आपके जर्नल से है, आपके रिसर्च से है। तो इन सब चीजों को एक अपने मन में रखिएगा, लिखते समय ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने आएगा कितने पॉइंट का है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न आजकल उठ रहा है, जर्नल जो छाप रहे हैं वो ऐसा मांग रहे हैं अपने कि आपने जो रिसर्च पेपर लिखा है वो उसमें लिख के भी देते हैं। ये नहीं है कि आपने लिख के दे दिया और उन्होंने बस देख लिया, नहीं। वो जब आपका रिसर्च पेपर अपने जर्नल में छापेंगे तो वहां लिखेंगे कि आपका जो है ये उद्देश्य क्या है, आपका जो है ये कितने ऊंचाई तक लेके गया, कितने पॉइंट आउट बने हैं, उसमें भी ये चीजें लिखनी होंगी। अब पहले तो हम लोग जो लिख के दे दिए, बस लिख के दे दिए, प्रस्तावना लिखें, आभार लिखें और बीच का मैटर लिखें, बस हो गया। पर अब नया जो है इस तरीके से हो रहा है, यूजीसी के नियम के तहत आया है, तो वैसा लिखना होगा अब आप लोगों को भी। वो एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को भी भेज दूंगी, मतलब मैडम के जरिए आप लोगों को भी भेज दूंगी कि जर्नल्स वाले आजकल कैसा मांग रहे हैं रिसर्च पेपर। जी मैम, ठीक है मैम। थैंक यू। और तो कुछ नहीं पूछना बेटा? नहीं मैम। कोई और डाउट हो, कुछ दिमाग में ऐसे चल रहा हो, मुझे भी एक नया रास्ता मिलता है, आप लोग बताते हैं तो। और आगे जब कहीं हमारे सामने कोई ऐसा ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो हमें भी आसानी होती है उत्तर देने में। तो हमें लगता है एक प्रश्न और उत्तर का सेशन हर हर समय होना ही चाहिए, हर क्लास में होना ही चाहिए। जी मैम। और आप लोग अपने रिसर्च में भी प्रश्नावली चीजों को जरूर रखिएगा। आज इसी पे मैंने ज्यादा चर्चा की, तो ये चीजें आप लोग भी रखिएगा कि प्रश्न उत्तर के माध्यम सबसे अच्छा माध्यम इस समय हो रहा है, क्योंकि चीजें हर चीज शॉर्टकट निकाल के लोग चाह रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर 10 पढ़ लिए, बस आपका रिसर्च समझ के, ऐसा लोग, मतलब ऐसा मेरा अनुभव है कि लोग ऐसा चाह रहे हैं कि बस सब कुछ शॉर्टकट हो। जी मैम। पूरा 200 की 300 की कौन थीसिस पढ़ेगा? तो आपके जो 15 20 25 50 प्रश्न है उसको पढ़ लिए, उसके उत्तर पढ़ लिए। तो प्रश्नात्मक हर समय रखिएगा, अपने रिसर्च में भी, अपने रिसर्च पेपर में भी, अपने शोध ग्रंथ में भी एक पूरा हिस्सा रखिएगा प्रश्न उत्तर का। ठीक है मैम। और बनाते भी चलिएगा। और लोगों से भी जब आप इंटरव्यू लेने जाइएगा तो वहां तो यही करना ही होगा। खैर तो कोई बताने की चीज नहीं है, वहां तो यही आप अपने प्रश्न बना के ले जाएंगे, आपकी जो क्वेरी होगी उनसे पूछेंगे। जहाँ आप लोगों को ये लगे कि जो हमारा ऐसा मतलब महसूस करने का है कि जो संगीत के छात्र होते हैं, इंग्लिश वाली समस्या आती है, या आप ये इंग्लिश का कह लीजिए। तो जब हम कहीं और जाते हैं, मान लीजिए हम उड़ीसा में जाते हैं तो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, या कर्नाटक में जाते हैं तो कर्नाटक की भाषा में लिखा है, बंगाल में जाते हैं तो बंगाली भाषा, बंगाल में भी बहुत संगीत के कार्य है, असम में भी बहुत काम है, तो वहां पे लिखा होगा। तो उसको किस प्रकार से हम मतलब अपनी भाषा में रखें, हम समझने की कैसे क्षमता रखें, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। हर चीज का आप लोगों के पास उसका मतलब आपके अपने निजी जो भाषा है उसमें उपलब्ध कराई जा रही है। जहां से आप उठाएंगे वही लोग देंगे आपको। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ये हो गया है कि यदि आपका हिंदी में है और कन्नड़ी कोई स्टूडेंट आ गया है तो उसको कन्नड़ भाषा में तुरंत वही कंप्यूटर रखा हुआ कन्वर्ट करके उसको सारे मैटर दिए जा रहे हैं। तो जब कभी भी आप लोग भी कहीं मतलब इसमें क्या बोलेंगे इसको, अभी मैंने क्या बोला, कन्वर्टर मैम। पुस्तकालय जी मैम। पुस्तकालय में जाएंगे तो वहां पे आपको ये मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम तो मद्रास में आ गए, अब हम क्या करें, हमें नहीं मिल रहा है हमारी भाषा में। तो वहीं का वही जो प्रबंधक समिति होगी, जो बैठे होंगे, उनसे आप बोलेंगे तो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे आपके अपने भाषा में, जो भी भाषा होगी। मेरी सब छात्रों के सामने समस्या आती है, इसलिए अभी हमने सोचा कि आप लोगों को भी बता दें।
जी मैम। हाँ, तो कभी भी परेशान नहीं होइएगा कि हमने हमारा जो है ये बंगाली भाषा में है, हमारी उर्दू भाषा में है और हमारे से संबंधित है, हम चाह रहे हैं इसमें से लिखना, या इंग्लिश में है, हमको इतनी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। तो हम लोग हिंदी भाषा के क्षेत्र के हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश वाले नहीं है, तो यहाँ पे एक समस्या आती है, इंग्लिश वाली भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये आपको हर जो है पुस्तकालय आपको प्रोवाइड करा रही है, आपकी चीजों का निस्तारण कर रही है। वो तुरंत आपकी अपने लैंग्वेज, बंगाली है तो बंगाली में, और हिंदी है, हिंदी भाषा वाले हैं तो हिंदी भाषा में, जो भी आपकी रीजनल भाषा है उसमें करा रही है उपलब्ध। तो आपको ये समस्या आएगी तो इसका ये समाधान है, वहां पर ये आपको कहना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर के कभी भी आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो किसी भी बात से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम ये पूछे तो उन्हें क्या होगा। हमें सब चीज पूछना है क्योंकि हमारा काम है यही, और आपको इससे कोई रोक नहीं सकता। आपको हर चीज पूछना है, हर चीज जानना है, आप इसके लिए ही हैं, आपका यही काम है। तो किसी भी संग्रहालय में जाए, किसी भी पुस्तकालय में जाए, तो आप निडर होकर के अपना कार्य कीजिए और हर चीज को वहां से कोशिश कीजिए कि आप निकाल के ले आए अपने अपने से संबंधित। और मेरा ये भी मानना है कि जरूरी नहीं कि हम संगीत में कर रहे हैं तो संगीत की पुस्तकें ही देखें। हमारे संगीत का क्षेत्र संस्कृत में भी मिल जाता है, हिंदी में भी मिल जाता है। जैसे सुगम संगीत, यदि हमने संगीत में खोजा तो बहुत बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। आपको दर्शन में भी देखना पड़ेगा, आपको संस्कृत में भी देखना पड़ेगा, इतिहास में भी देखना, कि इतिहासकार ही बताएगा कि उस समय का सांगीतिक विचार क्या था। जरूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर संगीत की किताब में देख रहे हैं तो आपको उस समय का ऐतिहासिक विश्लेषण मिल जाए संगीत का। तो आपको अपने जो भी विषय है उसके इतर विषय भी आपको जाकर के ये पुस्तकालय में ही संभव है। आपको एक लाइन में संगीत का मिलता है तो तुरंत उसके पूरा का पूरा बुक उठा लेना है, पूरा का पूरा बुक पढ़ना है, कम से कम उस दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर अपनी चीजों को वहां से लिख लेना है। ओके मैम। ठीक है फिर? ठीक है मैम। ओके, मैम प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा।